बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूँ बख्त समानी सबसे। नाजरीन, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन बदलती और बिगड़ती सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अफगानिस्तान पर हैं। इसीलिए हम भी आज इस पे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों यूनाइटेड नेशंस की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, जिसकी सरबराही भारत ने की। और इस इजलास में एक तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से मदद मांगी है और दूसरी तरफ हमने देखा है कि तालिबान की जानिब से जो जंगी हिकमत अमली में तब्दीली नज़र आ रही है, उस पर भी बातचीत हुई है और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि तालिबान ने दोहा मुज़ाकरात में ये अहद किया था कि वो जंगबंदी करेंगे और उसके बाद एक अफ़गान अमल का आगाज़ होगा। लेकिन उसके बरक्स तालिबान जो हैं वो बदस्तूर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। और हम ये भी देखते हैं, ये इत्तलाहात हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद से लेकर अब तक इन वाक़यात में तकरीबन 70% तक इजाफा हुआ है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। अफगानिस्तान की इस जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके पूरे खित्ते पर बिलअमूम और पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं बिलखुसूस उन पर बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जब जब भी अफगानिस्तान में अमन अमा की सूरत हाल के हवाले से कुछ डेवलपमेंट होती है, कुछ खराबी आती है, कुछ बर्बादी आती है, तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ता है। मुहाजिरीन की सूरत में लोग यहाँ पर नकल मकानी करते हैं, वो यहाँ पर आबाद होते हैं और फिर उसके नतीजे में बहुत से ऐसे मसाइल पैदा होते हैं कि जो हम माजी में देख चुके हैं और पाकिस्तान उसका बराह रास्त उससे मुतासर हुआ है। तो ये भी एक सूरत हाल है कि अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल बतदरीज जो खराबी की तरफ जा रही है और अगर वो इसी तरीके से ख़राब होती है तो फिर एक और बोझ पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। अगरचे अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि हम इन मुहाजिरीन के लिए रास्ते खोल दें, लेकिन पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोईद यूसुफ, उन्होंने वाज़ी किया है कि पाकिस्तान मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता कि ये मुहाजिरीन यहाँ पर आकर आबाद रहें। इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। हमने ये देखा कि जिस तरह शुरू में अर्ज़ किया कि तालिबान की जानिब से जंगी हिकमत अमली में तब्दीली नज़र आ रही है। शुरू में उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा कि वो मुख्तलिफ अजला पे तो कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं, दावे भी करते हैं, कार्रवाइयाँ भी करते हैं, लेकिन वो जो सूबाई दारुल हुकूमतें हैं या जो बड़े शहर हैं उनकी तरफ वो नहीं जाएंगे। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों काबुल में वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के सामने एक धमाका हुआ, जो तालिबान की काबुल में मौजूदगी का एक इंदिया है। उन्होंने अब्दुल रशीद दोस्तम का घर नजरियातिश किया, निमरोज पर कब्जा हुआ और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं जिन पर अभी तक तालिबान जिनकी जानिब पेशकदमी नहीं कर रहे थे, वहाँ पे भी उन्होंने कंट्रोल हासिल किया। और कुछ इतलात ये भी हैं कि 70 से 80% के दरमियान जो इलाके हैं, जो ज़िला है, उनमें तालिबान किसी न किसी तौर पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि अफगान मीडिया इंफॉर्मेशन सेंटर के सरबराह को भी कल कत्ल किया गया है। तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी भी ली है और उनके हवाले से तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि ये बहुत ज़्यादा नाकिद रहा है तालिबान की पॉलिसियों का। ख़ुसूसी तौर पर हम खित्ते की सूरत हाल पर भी नज़र डालेंगे और अफगानिस्तान की इस सूरत हाल के खित्ते पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और होंगे, इसका हम तफसील से जायज़ा लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईदुल्लाह खान साहब, जो दिफाई तजिया कार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे दूसरे मेहमान नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुदर्रिस के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस हवाले से रिसर्च भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज की इस नशिस्त के तीसरे मेहमान हैं खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार फरीदुल्लाह खान साहब। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो सूरत हाल जिनका मैंने जिक्र भी किया, जो इमर्ज हो रही है, डेवलप हो रही है, इसी तनाजुर में सलामती कौंसिल का भी इजलास हुआ है, वो भारत की सरबराही में हुआ है। उस इजलास के हवाले से हमें बताइएगा और भारत का जो किरदार हमेशा से रहा है और इस मौके पर जो उन्होंने अपनी एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी जो ज़हनियत है उसकी अक्कासी की गई है, आपका तजिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफगानिस्तान में वाकई सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। तालिबान ने बहुत ही अहम इलाकों के ऊपर कब्जा किया हुआ है और इसमें जो कल ज़रंज
जो निमरोज का दारुल खिलाफा है ईरान के बॉर्डर के साथ, उसके ऊपर गुज़श्ता दिनों और कल तकरीबन वो एक तरह से उन्होंने कंप्लीट कर दिया। स्पिन बोल्दक के ऊपर उनका कंट्रोल है और इसके अलावा जो चाइना बॉर्डर है वहाँ तक भी उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया। ताजिकिस्तान और दूसरे इलाकों की तरफ वो पहले से ये कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि तालिबान एक हिकमत अमली के साथ वो एडवांस कर रहे हैं और इलाकों के ऊपर वो अपना कब्जा मजबूत कर रहे हैं। अभी तक इत्तलात ऐसा ही है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में मियावाकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हुकूमत का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर में दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी जंगल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और ये वज़ीर-ए-आज़म का विजन है, उसकी तकमील आज हम देखने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में मियावाकी जंगल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ये इफ्तिताह होगा। ये अर्बन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहलाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन 10 बिलियन ट्री सुनामी के सिलसिले में वो लाहौर में मौजूद है। जी सर, जो आपने इनॉग्रेट किए थे और फिर हमने जब हमने उस वक्त 50 साइट्स 51 साइट्स आपकी सरबराही में हमने शुरू की थी, उसके बाद वो साइट सर छोटी थी। ये 6 कनाल थी, 8 कनाल थी। शादमान वाली सर हमारी ये साइट भी 8 कनाल के ऊपर थी। देन वी ग्रू इन साइज सर, और अब ये हमने जो जल्लो की साइट लगाई थी सर, ये भी 4 महीने में आप इसकी अगर प्रोग्रेस देखें तो ये 50 कनाल में अब ये एक्चुअल इसके सर इमेजेस हैं। ये सर 4 महीने पहले ट्रांसफॉर्म 4 महीने के बाद, ये सर 4 महीने के बाद। और सर जब हमारी अपनी एक्सपर्टीज मियावाकी की होन अच्छी हो गई तो फिर सर हमने कुछ बड़ा करने का सोचा। और ये वाली जो साइट जिस पर इस वक्त आप मौजूद हैं, ये सर जो साइट है ये 100 कनाल पे है और ये एक सर गुंजान आबाद इलाके के अंदर है। और आइडिया इसका ये था कि ये एक लाहौर के एक गुंजान आबाद इलाके में लंग्स का काम करेगी, कार्बन सिंक बनेगी और बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू द रिवर सर। और इसके अंदर 1,60,000 पौधे हैं सर जो कि सब इंडिजिनस हैं। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं कि ये इसकी जो लोकेशन है वो जो हमारी टू द टी जो हमारे हैं SOPs मियावाकी की सर वो उनके ऊपर हिट करती है। इसके अलावा सर हमने ये इसको खाली ये नहीं किया, हमने री ग्रीन लाहौर के नाम से एक ऐप भी लॉन्च की है ताकि खाली सर हमारी ये चीज़ ना हो कि जी हम सिर्फ रेट्रिक पे करें, हम ऐप पर एक्चुअल जो चीज़ लगा रहे हैं उसको जियो टैग साथ साथ करते जा रहे हैं। कौन सी टाइप लगेगी, कितनी देर में हम लगा रहे हैं और जो लोकल हमारे पौधे हैं उसकी हमारे पास ये हमने मियावाकी फॉरेस्ट की तो सारी साइट वो करनी शुरू कर दी हैं, जियो टैग करनी शुरू कर दी हैं। और बाकी इस तरह हम एक फॉरेस्ट अपने प्लांटेशन की डायरेक्टरी बनाएंगे सो दैट वी कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट कि जी हमारा जो ग्रीन कवर के बारे में हमने क्या करना। और सर ये हमारा वो जो मियावाकी का मैप है लाहौर के इलाके में तो हर पौधे को हर वक्त सूरज लग रहा होता है और इसी वजह से तेज ग्रो करता है। 31 साइट्स और इसकी ग्राउंड प्रिपरेशन बहुत लंबी होती है। बड़ी ज़बरदस्त जवाब और यासर इनकी ज़बरदस्त टीम है और CM साहब ने उनको बड़ा सपोर्ट किया जी। इनके पैसे खत्म हो गए थे पीछे और वो सही टाइम पे उनको पैसे दिए तो उन्होंने 50 साइट कंप्लीट कर दिए। अब ये मजीद 50 आप करने लगे हैं इंशाल्लाह। जो लाहौर सिटी ऑफ गार्डन्स का कॉन्सेप्ट है ना जी, इंशाल्लाह आपकी 50 साइट्स और हैं। एक और भी अच्छाई है कि जो प्रोफेसर मियावाकी है वो 16 जुलाई को उनकी डेथ हो गई है एज ऑफ 93। इसको हम उसी के नाम पर डेलीगेट करेंगे। इनॉग्रेशन
हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम अपने मुल्क की इसी मानव खिदमत कर सकें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब आपको, आपकी टीम को, सबको मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो ये जो मायावाकी जो आपने ये जंगल उगाया है, ये वो लाहौर था जिसमें हम बड़े हुए थे, जिसमें बागात थे, दरख्त थे, साफ आबो हवा थी, और हमारे देखते देखते अब लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन गया। तो ये जो आपने आज की है, ये शुरुआत है, और ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये रिकॉर्ड है, ये सबसे बड़ा दुनिया का मायावाकी जंगल उगाया गया, और हम आज इसको डेडिकेट करते हैं जो इसके बानी थे, जो मायावाकी प्रोफेसर जो थे, जिनकी वफात हुई है पिछले महीने ही, तो उसके लिए हम डेडिकेट करते हैं। आज एक रिपोर्ट छपी है, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ने बड़ी देर के बाद फाइंडिंग्स दी हैं, और उसमें ये चीज़ सामने आई है कि कई चीज़ें इंसान ने इतना अपनी इस अल्लाह की नेमत जो ये दुनिया है, इससे इतना जुल्म किया है कि कई चीज़ें अब उधर पहुंच गई हैं कि वो अब मसलन जो समुंदर ऊपर चला गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो गर्म मौसम, जो ये कार्बन एमिशन जिसकी वजह से जो मौसम गर्म हो रहा है सारी दुनिया में, वो अब वापस ही नहीं आ सकते, यानी इतना इंसानियत ने नुकसान पहुँचा दिया है। और उसमें यह है कि अगर अभी दुनिया में जितने भी हम बसते हैं, हम अब पूरी कोशिश करें तो शायद हम फिर इसके और जो बड़े नुकसान आते हैं उससे दुनिया को बचा सकते हैं। मुझे बड़ा फख्र है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपनी हैसियत से बहुत आगे निकल के अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन की है ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए। ये जो कार्बन एमिशंस हैं, ये जो मायावाकी फॉरेस्ट है, ये जंगल सबसे ज़्यादा कार्बन को जज्ब करता है, जिसकी वजह से हम कम नुकसान पहुँचाते हैं अपने माहौलियात को, और फिर ये पोल्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और फिर आने वाली हमारी नस्लें कम से कम ये तो देखेंगे कि हम एक बेहतर मुल्क छोड़ के गए बनिस्बत जो हमें मिला था। पाकिस्तान की तारीख में, सारी पाकिस्तान की 60 साल तारीख में सिर्फ 64 करोड़ दरख्त उगाए गए थे 2013 तक। 2013 से लेकर 18 तक सिर्फ पख्तूनख्वा में हमने 1 अरब दरख्त उगाए हैं, और अब हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त का। और मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कहूँगा कि अगर आपको फिक्र अपने बच्चों की, उनके मुस्तकबिल की, जो भी ये देख रहे हैं, आपको इसमें कम से कम 1 दरख्त लगाना चाहिए, और फिर उसकी परवरिश करनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ कि दरख्त लगाना आसान है, लेकिन उसको फिर आप उससे देखभाल करनी है, कम से कम 1 दरख्त। लेकिन जो मेरे नौजवान हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में हैं, सबको इसमें अब इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान को मियावाकी जंगल जो कि लाहौर में लगाया गया है, उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद वज़ीर आज़म ने बातचीत की, जिसमें उनका कहना था कि लाहौर की खोई हुई साफ सुथरी आबो हवा को बहाल करने के लिए इस जंगल का इफ्तिताह किया गया है, और आने वाले वक्त में लोग इसके समरात देखेंगे और खुशी का इजहार करेंगे। और उनका ये भी कहना था कि दुनिया के टॉप साइंटिस्ट की जो रिपोर्ट है उसका हवाला उन्होंने दिया, जिसमें वो ये बताते हैं कि इंसान ने अपनी बका के लिए और अपनी जरूरियात की वजह से बहुत सी ऐसी चीजों को तबाह कर दिया जो कि उसकी अपनी बका के लिए और उसकी अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी थी। इसी सिलसिले में जंगल का कटाव आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में माहौलियाती चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरे चेंजेस आ रहे हैं। ओवर द ईयर्स अगर हम लाहौर में देखते हैं तो लाहौर में भी ओवर द ईयर्स बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। उसमें स्मोक भी सारे फहरिस्त है, जिसमें लोगों की ना सिर्फ जिंदगियों को मुतासिर किया, सेहत को मुतासिर किया, बल्कि आबो हवा को भी बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। उसी हवाले से वज़ीर आज़म ने खुशी का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान जो है एक दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है
और जो टारगेट है वो यहीं पर रुका नहीं है। 10 बिलियन ट्री का टारगेट है, जिसको सिर्फ अकेले हुकूमत पूरा नहीं करेगी, बल्कि हम सबका फर्ज है। उनका ये कहना था कि हर शख्स अगर वो अपनी बका चाहता है, अच्छी जिंदगी चाहता है, एक अच्छे माहौल में परवान चढ़ना चाहता है, अपनी नस्ल को अच्छा माहौल देना चाहता है, तो अपने अपने हिस्से का फर्ज अदा करे और दरख्त जरूर लगाए। नाज़रीन, PTV न्यूज से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए साथ रहिए। जो प्रोपेगेंडा है वो हो रहा है, उसकी वजह क्या है? और उसमें इंडिया भी अपना किरदार अदा कर रहा है। इंडिया, पाकिस्तान में भी ये जो आप देख रहे हैं कि पुख्तनख्वा में मुसलसल पुलिस पर हमले हो रहे हैं, हमारी CPEC के जो प्रोजेक्ट हैं बड़े, वहाँ पे हालात खराब है, तो ये कौन कर रहा है? यही वो लोग हैं जो जिनकी स्टेक जो है, जिनके मफादात अफगानिस्तान में खत्म हो रहे हैं। और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी फरीद रहमान साहब, वो अब उनको डूबती हुई नजर आ रही है ना। उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ के मीडिया पे की है, पाकिस्तान ने उसको इग्नोर किया था। और फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली कुछ सहाफियों का एक वक्त आया था, आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई, GTO में भी गए हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई है। लेकिन कब से, जब से 9/11 के फौरन बाद इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू की है, आप देखें कोई TV चैनल, कोई रेडियो, कोई प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो पाकिस्तान के हक में कोई बात करता ही नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा 50 लाख से ज्यादा लोग आज अफगानिस्तान के तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तौर पर पाकिस्तान में रह चुके हैं, ख्वाह वो पंजाब में हो, ख्वाह वो सिंध में हो, ख्वाह वो पुख्तनख्वा में हो, और उनका आना जाना लगा रहता है। हमने दुनिया के मुकाबले में, दीगर हमसाया ममालिक के मुकाबले में हम 40 साल पीछे गए हैं अफगानिस्तान की वजह से, और उन लोगों ने फायदे उठाए। आज आप अफगानिस्तान की मार्केट देखें तो हम सीख रहे हैं सेंट्रल एशिया। आप सेंट्रल एशिया के किसी भी मुल्क में जाएं, वहाँ इंडियन, ईरानियन और इन लोगों ने अपना मार्केट बना दिया पाकिस्तान के मुकाबले में। और पाकिस्तान की बुनियादी वजह जो सिर्फ है, एक पाइपलाइन आप नहीं ला सके, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ का जो मीडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की ईमा पे मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो जो मुखालिफ नहीं भी हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा कि आज 14 लाख रजिस्टर्ड और 14-15 लाख अनरजिस्टर्ड अफगान अब भी वहाँ है। इस पे भी मजीद भी बात करेंगे कि अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से रही तो फिर जाहिर है कि फिर और भी लोग यहाँ पे आएंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आप दिफाई तजज़ियाकार हैं और आपका एक प्रोफाइल है, इस हवाले से आपने काम किया है, ये जो जंगी हिकमत अमली है तालिबान की जानिब से, अफगान हुकूमत का एक तरफ ये मौक़िफ़ है कि ये चंद हज़ार लोग हैं जो ना ट्रेंड है, ना इनके पास कोई तरबियत है, ना इनको जंग का कुछ पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाहे वो अमरीकी फ़ौजें हों या अफगानिस्तान की जो फ़ौजें वो लाखों में हैं। क्या वजह है कि वो जो चंद हज़ार लोग हैं उनकी हिकमत अमली कामयाब होती है, वो पेशकदमी भी करते हैं, वो कब्जे भी करते हैं, और जो लाखों लोग हैं जो ट्रेंड भी हैं, तरबियत याफ्ता भी हैं, इनके पास आलात भी हैं, ये उसको काउंटर नहीं कर पाते? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। असल में जो तरबियत वो अफगानिस्तान के तालिबान की है, या जिनको मुजाहिदीन कहा जाता है, वो शायद ही, या जो अफगान बेसिकली तो है वो अफगान अवाम, वो तरबियत किसी और की हो नहीं सकती। सबसे बड़ी जरूरी चीज वो इलाके को जानना है। अफगान तालिबान को अपने इलाके के इंच इंच का पता है, जहाँ पे 40-45 मुल्कों के लोग आके वो गूगल से या दूसरे नक्शों से देख के उनको वो अंदाजा नहीं हो सकता जो अफगानिस्तान के बच्चे को हो सकता है, चाहे वो तालिब है, चाहे वो आम अवाम है, चाहे वो सोल्जर है। दूसरा ये कि उनकी वो लॉजिस्टिक्स इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है। आज और कल भी, ये इन दिनों भी, इन लोगों को यही जरूरत है कि अफगानिस्तान के सोल्जर को उनको असला मिले, उनको कुमक पहुंच जाए। कम से कम तालिबान को ये नहीं पड़ी हुई है, वो रात के अंधेरे में या दिन के किसी रोशनी में, किसी हिस्से में वो किसी इलाके को वो घेर लेते हैं। उन्होंने
ने जो चौक पॉइंट्स है, जो अहम इलाके हैं, उन इलाकों पर वो कब्जा कर लेते हैं और लोगों के दिलों में अफगान तालिबान का एक से और एक खौफ है, चाहे हम इसको एक्नॉलेज करें एक्नॉलेज ना करें, वो खौफ अफगानिस्तान के जो आर्मी है या सोल्जर का वो नहीं हो सकता, ना वो हुकूमत का हो सकता है। लोगों को भी अंदाजा है, यूएन और अमेरिकन ट्रुप्स के मौजूदगी में भी लोगों को यही अंदाजा था कि तकरीबन रात को तालिबान की हुकूमत होती है और डे टाइम्स पे ये लोग कम से कम हुकूमत की कुछ इलाकों पे वो भी शाहराओं के साथ साथ, उसके अलावा वो नहीं होती। जनाब, हमें इस अंदाजे को, इस सारे सिलसिले को एक और ज़ाविये से देखना चाहिए। खित्ते के ममालिक क्या कर रहा है? अफगानिस्तान, कोई शक नहीं कि यह सारा सिलसिला हल करना है अफगान के अवाम ने। बाहर वाला कोई बंदा या गवर्नमेंट वो उनको मुज़ाकरात के मेज पे ला के बिठा सकते हैं, लेकिन वो ये मसला आखिर में हल नहीं कर सकते। ये भी एक हकीकत है कि जो कुछ अफगान हुकूमत कह रही है और कर रही है, इस तरह से ये कामयाब नहीं होने। ये भी हकीकत है कि जिस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कामयाब होना है। जरूरत इस अमर की है कि ये सारे जड़े आपस में बैठ जाए, चाहे वो खत्ते के ममालिक के कहने पे बैठ जाए, बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के कहने पे बैठ जाए, या जो हमसाया ममालिक हैं ईरान, पाकिस्तान और जो चाइना और रशिया है, उज़्बेकिस्तान, उनके कहने पे बैठ जाए। लेकिन आपस में बैठ के कोई निगरान हुकूमत, कोई एक मजमूई हुकूमत जिसमें हर एक दड़ा शामिल हो और कोई हल इसको निकाल सके। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरत है कि जो भारत कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, यानी आते साथ ही उन्होंने वेपन्स और एमुनिशन अनलोड किए, साथ अपने बंदों को निकाल के ले जा रहे हैं, लेकिन वह असला और एमुनिशन वो छोड़ी जा रहे हैं। किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? इससे पहले जो असला जब सोवियत यूनियन निकल गया था, वो भी सारा पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ। यही असला जो अब इंडिया लेके आ रहा है या कोई और लेके आ रहा है, वो भी आखिर में इधर ही इस्तेमाल होगा। हमें यही जरूरत है कि हम अपने मफाद को देखें, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अगर भारत इस तरह के हाथ ठंडे कर रहा है, ये जो पाकिस्तान में इधर धमाका उधर धमाका, यहाँ पे एक टारगेट किलिंग दूसरी टारगेट किलिंग, जो क्वेटा में हुआ, जो लाहौर में हुआ इससे पहले, तो इससे ना तो अफगानिस्तान का मफाद है और ना वो पाकिस्तान का मफाद है। हमें इन वाक़यात को मद्देनजर रखना चाहिए और जिस तरह से कहा गया कि हमें जरूरत है उनके मीडिया को। हमने 40 साल तक, 40 साल नहीं, अगर हम समझ लें तो 1973 के बाद से जब दाऊद की हुकूमत खत्म हुई, तब से लेकर यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, तब से लेकर हमने मेहमान नवाजी की और हमें ही नुकसान और तकलीफ उठाना पड़ रहा है। उसके बाद से सोवियत यूनियन के सारे मुहाजिरीन और सब कुछ हमें उठाना पड़ रहा है। आखिर कब तक को पाकिस्तान उठाएगा? जी, और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब भी अफगानिस्तान में सूरत हाल बदलती है या बिगड़ती है, तो पाकिस्तान बराह रास्त उससे मुतासर होता है। जिस तरह यहाँ पे डिस्कशन भी हो रही है कि दिहाइयों से पाकिस्तान ये कुर्बानियाँ भी दे रहा है, ये कंट्रीब्यूट भी कर रहा है अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में भी, वहाँ के जो मुहाजिरीन जब यहाँ पे आते हैं तो उनके सेटलमेंट में भी। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जब भी वहाँ की जो भी हुक्मरान हो, जो भी हुकूमत हो, वो पाकिस्तान पे तो इल्ज़ाम लगाते ही रहते हैं। इमरान खान साहब आपकी तरफ आते हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि अशरफ गनी ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे अमेरिका है, यानी अमेरिका पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो ये कब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे? कभी एक पड़ोसी पर, कभी दूसरे मुल्क पर हम इल्ज़ाम लगाएंगे। आया बाहर से लोग आएंगे, वो आपके लिए आपके मामलात ठीक करेंगे, या आपने खुद इसको ठीक करना है? तो ये जो अशरफ गनी हुकूमत का या उनका जो रवैया है इल्ज़ाम तराशी का, कभी हमदुल्ला मुहिब सामने आ जाते हैं, कभी अमरुल्लाह साले आ जाते हैं, कभी अशरफ गनी खुद आ जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? जरा ये इस बात को मैं एक रियलिस्टिक एंगल से देखूंगा। अगर ये अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं, वार को एक साइड पे रख दीजिए। अमेरिका यहाँ पे लड़ी, 20 साल तक लड़ी, उन्होंने कॉर्पोरेट बमिंग्स भी किए, उन्होंने हाई वैल्यू टारगेट भी अचीव किए हैं, सक्सेस और फेलियर की स्टोरी साथ साथ चलती रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर साइड पे रखे तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने
वो इन्वेस्टमेंट मार्शल प्लान से भी ज्यादा थी यहाँ पे। जो एक मार्शल प्लान ने 27 यूरोपियन कंट्रीज को अपने पाँव पे खड़ा किया था, उससे भी ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा थी। इनकी जो मिलिट्री डेवलपमेंट थी, इनकी हर मार्शल प्लान आप जो बता रहे हैं जो दूसरे जंग अजीम के बाद दूसरे जंग अजीम के ज्यादा थी, आप ये उससे भी ज्यादा उन्होंने ये पैसा यहाँ पे आया है, यानी इस तरह के उस पैसे से 5-6 अफगानिस्तान एक अंटार्कटिका में बन सकते थे। इतने उन्होंने प्रोफेशनल टेक्निकल असिस्टेंस उन्हें दी, एडवाइजरी दी काफी लेवल के बावजूद उसकी बैशिंग और ये चीज न्यू नहीं है। अगर आप अहमद करजई को देखिए तो उन्होंने भी अपने आखिरी दिनों में अब अमेरिका को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया तो एग्रीमेंट्स को रिन्यू करने की तरफ नहीं। आपका इशारा है कि अशरफ गनी के आखिरी दिन है, बस हो सकता है ऐसे नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात। ये एक फेल लीडर की क्वालिटीज होती है जो अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों पे पिन करते हैं। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है तो ये पाकिस्तान की वजह से, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है तो ये अमेरिका की वजह से, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है तो ये समटाइम्स किसी और कंट्री की वजह से। इन्हें इस वक्त अब सोच लेना चाहिए, ये 200 साल से 300 साल से ये इस हालत जंग में पड़े हुए हैं। द ग्रेट गेम से लेकर जब ज़ारिस्ट रशिया और ग्रेट ब्रिटेन ने यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो वार और सेकंड एंग्लो वार और थर्ड एंग्लो वार, फिर वहाँ और वहाँ इन्होंने अपनी जमीन खुद वॉलंटियर की है ग्रेट पावर्स की राइवलरी के लिए जब प्रॉक्सी। अब इन्हें ये चीज अब ये फिर करने जा रहे हैं जो इंडिया के साथ इनका सपोर्ट करें। इवन अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी गलती जंग में एक ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान को श्योर नहीं किया था इंडिया का रोल, और सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के क्या रिलेशन है और इंडिया अफगानिस्तान को किस लिए यूज करे। जो उनकी कोटलिया डॉक्ट्रिन है, जो आपके नाइबर स्टेट है वो आपके फ्रेंड नहीं हो सकते, और उनके जो नाइबर स्टेट है उनको यूज करो अगेंस्ट उनको, वो जो बिल्कुल रियलिस्टिक पैराडाइम में अफगानिस्तान को ना अब इंडिया को सोचना चाहिए, ना किसी अमेरिका या पाकिस्तान को ब्लेम करना चाहिए। इन्होंने एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक नया, यानी अपनी जनरेशन पे ये रहम का है, एक इनिशिएटिव ले जहाँ पे सबसे पहले इस इनिशिएटिव में मैं बिल्कुल 2-3 महीने पहले भी मैंने ये बात की थी। इन्होंने जो खुद साख्ता बॉर्डर डिस्प्यूट खड़े करके एक मिसडायग्नोज नेशनलिज्म इनकलकेट किया अफगान नेशन में, एक हेट्रेड इनकलकेट किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, इन चीजों को ये गिव अप कर दे, एक न्यू बिगनिंग है। देखिए रशिया और चाइना के जब 1990s के बाद रिलेशन स्टार्ट हुए तो सबसे पहले उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे उन्होंने उनको सॉल्व किया, जिसमें से कई बॉर्डर डिस्प्यूट पे रशिया ने कंप्रोमाइज किया, कहीं पे चाइना ने कंप्रोमाइज किया, और यहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स आप ऑफिशियल ले लें, यूनाइटेड किंगडम के आप डॉक्यूमेंट्स ले, फ्रांस के ले लें, चाइना के ले, ये बड़ी पावर है। ये यहाँ को यूरोलैंड पाक अफगान बॉर्डर पे थी, जो इनके जितने भी ये नेगेटिव हथकंडे इनको गिव अप करके एक सिंसियर इनिशिएटिव लेना चाहिए, और जो मिसडायग्नोज नेशनलिज्म ये ला रहे हैं इनसे इनको परहेज करना चाहिए। अदरवाइज ये एक दफा फिर प्रॉक्सी बैठ, क्योंकि रीजनल स्टेट इस वक्त वेट एंड सी की पॉलिसी में लेकिन प्रिपेयर है। स्टेट्स रियलिस्टिक पैराडाइम में ऑपरेट होते हैं। अगर पाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, ईरान हो, ताजिकिस्तान हो, चाइना हो, जब भी उन्होंने रियलाइज किया कि बस अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, वंस अगेन 1990s की और 80s की पॉलिटिक्स रिवाइव हो जाएगी। आपने दुरुस्त फरमाया, और नाज़रीन ये हम बारहा ये बात यहाँ पर कर भी चुके हैं, फिर भी करते हैं कि तारीखी तौर पर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान एक बहुत पुराना मुल्क है, बहुत पुरानी उसकी तारीख है। एक तो ये इल्ज़ाम इसकी कोई वक़्त नहीं है कि एक नया मुल्क, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के मुकाबले में ये बहुत नया मुल्क है, कैसे वहाँ पे इतनी मुदाखलत कर सकता है या वहाँ के हालात का ये जिम्मेदार हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान नया मुल्क होने के बावजूद अपनी स्टेट फॉर्मेशन और नेशनल बिल्डिंग के हवाले से इन्होंने इतना काम किया कि यहाँ पे इदारे डेवलप किए, यहाँ पे एक इंतजामी ढांचा बनाया, लोगों को एम्पावर किया, इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया। फरीदुल्लाह खान साहब, आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो ये इंतजामी ढांचा अभी तक मुरतब नहीं कर सकी, नेशन बिल्डिंग नहीं कर सकी, स्टेट फॉर्मेशन नहीं कर सकी, इख्तियारात को काबल से लोगों तक मुंतकिल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हमेशा ये एक वैक्यूम, जिस तरह इमरान साहब ने फरमाया, कि पैदा हो जाता है और हालात फिर ख़राब हो जाते हैं। तो ये उनकी अपनी नाकामी है या ये पड़ोसी ममालिक की नाकामी है कि वहाँ पे ये चीज़ें अभी तक डेवलप नहीं हो सकी? नहीं, पड़ोसी ममालिक का क्या काम है वह उनकी हुकूमत में या उनकी इदारों में। इमरान साहब कह रहे थे कि अमेरिका ने $1 ट्रिलियन लगाए हैं, लेकिन आप अफगानिस्तान, आप काबुल से थोड़ा सा निकले, काबुल से बाहर जाएं। ब्रिगेडियर साहब जिस तरह कह रहे थे कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो देहातों में हैं, अफगानिस्तान के 82% लोग जो हैं वो देही इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जो सरमायाकारी की है उनका तो एक फौजी पे $1000
पर 24 आवर खर्चा आता था एज कम्पेयर टू तालिबान। तालिबान क्यों? वो तो एक प्याज और एक रोटी लेके पूरा दिन गुजार सकते थे। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने अफगानिस्तान और अफगानों पे नहीं की, अदरवाइज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इदारे मजबूत होते, और जब इदारे मजबूत होते तो इलेक्शन या डेमोक्रेसी या जो भी सिस्टम है, साथ में अफगानिस्तान में उन लोगों ने जिनको ला के बैठाया था उनके ज़्यादातर मफादात बाहर थे, किसी के फ्रांस में, किसी के इंडिया में, किसी के अमेरिका में, किसी और मुल्क में। तो उनको सिर्फ ये सरोकार था कि वो पैसा ले वहाँ पहुँचाए, और उनका देखिए पब्लिक के साथ उनका इंटरेक्शन आप अवामी नुमाइंदे कह नहीं सकते उनको। अफगानिस्तान का वाहिद हल ये है, जिस तरह तालिबान मुतालबा कर रहे हैं, थोड़ा सा लचक अफगान हुकूमत दिखाए, एक लोया जरगा आखिर में आके सारा जो मसला है वो वही अफगानों ने लोया जरगा में, जिसमें तालिबान भी हो, स्टेक होल्डर जितने भी हैं और जो नाइबन थे, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, शुरू किया था रशिया ने, यूएसएसआर ने, साबिक यूएसएसआर ने, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। दूसरे नंबर पर 20 साल अमेरिका और उन इत्तेहादियों पे रिकन्स्ट्रक्शन अफगानिस्तान की उस तरह नहीं हुई जिस तरह 73 से पहले थी। तो अफगानिस्तान को अगर मतलब मार्शल प्लान के तहत, तो उसकी कम अज़ कम 10 गुना वसाइल चाहिए उसके लिए, वहाँ पे इंडस्ट्री या वहाँ पे फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन की, और ये करेंगे कौन? सिर्फ अफगान कर सकते हैं, और वो भी जिरगा के थ्रू एक उबूरी हुकूमत, और उसी हुकूमत वही हुकूमत फिर लोकल गवर्नमेंट या जो भी हुकूमत है मरकजी और सूबाई वो करे। लेकिन यहाँ पे हम ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान भी इस किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला वक्तन फवक्तन करता रहा है और बहुत कामयाबी से उससे निकला भी है। हम देखते हैं कि अगर अफगानिस्तान में भारत की मुदाखलत की बात होती है या उस पर इल्ज़ामात लगते हैं तो वो किसी हद तक जस्टिफाइड इसलिए भी है कि भारत भी एक पुराना मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान एक नया मुल्क होने के बावजूद बहुत सफ़र भी हुआ है। हम तारीखी तौर पे देखते हैं, जिस तरह फरीदुल्लाह खान साहब ने और बाकी मेहमानों ने भी बताया कि यहाँ पे हम देखते हैं कि 1975 में यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में एक धमाका होता है कि जिसमें आफ्ताब शेरपाव साहब के जो बड़े भाई हैं हयात शेरपाव साहब वो शहीद होते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हमेशा से सफ़र करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा है और अफगानिस्तान अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुआ कि वो अपने तौर पे और अपने इंतजामी ढांचे को एक मजबूत बनाए और अपनी पाँव पर खड़ा हो जाए, बजाय इसके कि दूसरों को इल्ज़ाम दें। ब्रिगेडियर साहब, क्या असरात मुरतब होंगे मौजूदा हालात के पाकिस्तान पर बिलखुसूस और खित्ते पर बिलउमूम अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से जिस तरह आपने भी फरमाया कि उनकी पेशकदमी जारी है और हालात ऐसे ही बतदरीज आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या असरात मुरतब होंगे? तिजारत तो पहले ही मुतासर हो रही है, जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से, और क्या हो सकता है? बदकिस्मती से इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे अगर तो इस सिलसिले का कोई तस्फिया ना हो सका, अगर तो ये सारे दड़े आपस में मिल बैठ के इसका कोई हल ना निकाल सकें, तो न सिर्फ अफगानिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए, बल्कि खित्ते के सारे ममालिक के लिए, खसूसन हमसाया ममालिक के लिए वो ये बड़ी बदकिस्मती होगी और परेशानी का बायस। अगर आप ये देख लें, 900 ट्रक चमन बॉर्डर से रोजाना के हिसाब से गुजरते थे, और कुछ दिनों से जब ये बॉर्डर की बंदिश हुई है तो उस तरफ से ना दवाई जा रही है और ना कोई खुराक का सामान जा रहा है। आखिर में कौन सफर होगा? अफगान अवाम सारे सफर होंगे। तो इसके बड़े मनफी असरात होंगे अवाम के लिए और हमारे लिए भी। जरूरत इस अमर की है कि हम इन सारे दड़ों के साथ इनको बिठा सकें, इनको मुज़ाकरात के मेज पे ला सकें और कोई एक इज्तिमाई हुकूमत का कोई रास्ता निकाल सके। अगर तो ये ना हुआ, तिजारत एक तरफ से मुतासिर और जो इंसानी आलमिया जन्म लेगा वो अरब से होगा। अफगानिस्तान के मफाद पाकिस्तान से वाबस्ता है और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ना सिर्फ ये है बल्कि ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उन ममालिक का भी मफाद
एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। आजकल जो दौर है वो एक ग्लोबल दौर है और इसमें कोई भी हुकूमत, कोई भी खित्ता अलग थलग से नहीं रह सकता। इनको आपस में मिल बैठ के तिजारत के सिलसिले में और मुख्तलिफ अमूर के सिलसिले में रहना पड़ता है और एक दूसरे के साथ बातचीत की जरूरत वो करनी पड़ती है। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि अफगानिस्तान इदारे नहीं बने, इदारों की डेवलपमेंट की जरूरत है। जिस तरह से कहा गया कि अगर ये $3 ट्रिलियन जो अमेरिका ने खर्च किए, अगर यही पैसा अफगान के अवाम के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इदारों के ऊपर खर्च होता तो शायद अफगानिस्तान बहुत बेहतर से तरक्की करता। अफगान कभी बालादस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो खसूसन बैरूनी कुव्वतों की हो, वो नहीं करेगा। और इसीलिए अफगानिस्तान को आज तक एम्पीरियल कुव्वतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। वही तालिबान, और हमें ये भी उम्मीद है जो तालिबान ने इस वक्त वादे किए हैं, तालिबान ने यही कहा हुआ है कि खवातीन के हकूक होंगे, देखा जाएगा, बहाल होंगे। खवातीन ने कहा हुआ है कि तालीमी इदारे उसी तरह खुले होंगे। और यह है कि उस वक्त भी अगरचे तालिबान ने उसी तरह से इदारे अगर उस वक्त डेवलप नहीं थे, लेकिन एक बात थी कि तुरहम बॉर्डर से जो चलता और अफगानिस्तान के पार सरहद तक था, पाकिस्तान तक चला जाता, काबुल तक पहुंचता, अमनो अमान बहाल था। स्मगलिंग, नशावर चीजों की नहीं थी, उसके ऊपर खासा हद तक कंट्रोल हुआ था। और अब वो कुछ हालात, कुछ चीजें जो अफगानिस्तान, जो तालिबान ने कवानीन, जो इस्लामी कवानीन वो नाफिज किए थे, सख्त शराइत और सख्त कवानीन जो नाफिज हुए थे, ये नहीं कि इस्लामी कवानीन के ऊपर कोई, उसके ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं हो सकती, कोई बहस हो नहीं सकती, वो है और उसके ऊपर तो हमारा भी ईमान है, और वो अफगान अवाम हो चाहे अफगान तालिबान, उनका भी है। लेकिन ये कि अगर वो जो पहली गलतियां थी, अगर उनको मद्देनजर रख के ये नई हुकूमत, निगरान हुकूमत बनाई जाए जिसमें अफगान अवाम का मफाद हो। हमें एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें अफगान अवाम के मफाद को देखना पड़ेगा और उसके बाद हमें अपने पाकिस्तान के मफाद को ज़हन में रख के कोई लाया अमल इख्तियार करना पड़ेगा। जी, आपने जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि बदकिस्मती से ये जो सूरत हाल है इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे पूरे खित्ते पर। हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये मौका दिया जाए और यहाँ की लीडरशिप को, तो एक तो ये इसका कोई हल निकाल भी सकते हैं, और फिर जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे बात हुई कि वहाँ के लोगों के जहनों में और दिलों में पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तानियों के हवाले से कुछ जज्बात अच्छे नहीं हैं, ये भी अच्छे हो सकते हैं बशर्ते कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, वो जो लीडरशिप है, वहाँ का जो मीडिया है, वो भारत के ज़ेर असर न रहे, उसके असर से वो आज़ाद हो जाए, तो फिर मुस्बत सिमत में ये कदम बढ़ाए जा सकते हैं। इमरान खान साहब, एक रीजनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इस अफगानिस्तान की मौजूदा हालात के तनाजुर में आप कैसे देखते हैं कि कैसे रीजनलिज्म का जो तस्वर है, ये जो अप्रोच है, इसको आप कैसे देखते हैं? रीजनलिज्म के लिए इस वक्त जो रीजनल कनेक्टिविटी भी हम उसे कह सकते हैं, इकनॉमिक इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, ग्लोबल इकनॉमिक कनेक्टिविटी, और ये सारे मुख्तलिफ नामों से इन चीज़ों इस चीज़ को डिफाइन किया जाता है। चाइना काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी जो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसमें अफगानिस्तान एक इम्पोर्टेंट रोल है। सीपैक के अलावा अफगानिस्तान के लिए एक सेपरेट कॉरिडोर है जो पाकिस्तान, सीपैक और अफगानिस्तान के वेस्टर्न कॉरिडोर्स को जाके जो रशियन कॉरिडोर्स है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, जिसे यूरेशियन ब्रिज कॉरिडोर भी कहते हैं, और फिर ये ड्यूसबर्ग तक ये ट्रेन के जरिए और रोड के जरिए कनेक्टेड है। और फिर दूसरी तरफ यही अफगानिस्तान के कॉरिडोर को सीपैक से कनेक्ट करके गवादर के जरिए मैरी टाइम जो ट्रेड है उसमें एक पूरी एक कनेक्टिविटी जिसमें अफगानिस्तान का एक इम्पोर्टेंट रोल है और अफगानिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना के इंटरेस्ट इस वजह से भी बहुत ज्यादा हाई है इस खित्ते में क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है।
वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो या अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो या इवन इन्होंने इंडिया को भी ऑफर किया हुआ है। काफ़ी जो इंडिया काफ़ी वोकल है अगेंस्ट उस प्रोजेक्ट के, और सीपेक तो वो खुलेआम एक्सेप्ट नहीं करता। तो रीजनलिज्म, इसके लिए सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जरूरत है। और अगर आप हिस्ट्री में जाए तो हमें इस तरह के कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं, और उसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है यूरोपीय यूनियन। जो यहाँ के कन्फ्लिक्ट्स हैं उससे बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट है यूरोप में। जो यहाँ के जो पिटी बॉर्डर डिस्प्यूट है अफगानिस्तान के किसी भी कंट्री के साथ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उससे ज्यादा ग्रेव डिस्प्यूट्स थे फ्रांस और जर्मनी और इटली और डिफरेंट कंट्रीज के। लेकिन उन्हें पहले, मैंने जिस तरह पहले भी कहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जो रीजनलिज्म का कंसेप्ट है ये बेस्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी पे करते हैं। एक जरखेज खित्ता है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। ये इस वक्त 21st सेंचुरी की जो सबसे इमर्जिंग बड़ी मार्केट है एशिया पैसिफिक की, जिसमें ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और साउथ एशियन कंट्रीज और सेंट्रल कंट्रीज, ये पूरे यूरेशियन लैंड मास में ये जो पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसीलिए जो अफगानिस्तान से अमेरिका की विड्रॉल है वो भी इसी एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के पर्सपेक्टिव में है। वो इस पूरे खित्ते को कवर करना चाहते हैं, ईस्ट एशिया से लेके एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी, जहां पे उन्होंने अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट चाइना को कंटेन करने के लिए, क्योंकि चाइना इज द मेन कंटेस्टेंट पूरे रीजनलिज्म या ग्लोबलाइजेशन के पर। तो इस ये खित्ते के पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इस बड़ी अपॉर्चुनिटीज को मेरे ख्याल में इन छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में, यानी आप सिर्फ इस वजह से अफगानिस्तान में डिप्लोमेटिक टॉक्स को, नेगोशिएशंस को इनिशिएट नहीं करे कि आप गवर्नमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहते। फिर मैं आपको कहूँगा इसके प्रेसिडेंट से, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंडिपेंडेंस रिवोल्यूशन, वार ऑफ इंडिपेंडेंस को देखा जाए तो वहाँ पे भी जो सर्विंग गवर्नमेंट थे वो रिजाइन या हैंड ओवर किया है। जो अगर आप ईरान के रिवोल्यूशंस को देख लें वहाँ पे भी, तो अब ये जो क्रिटिकल, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया बना तो पाकिस्तान के अलग एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया पाकिस्तान की, इसी तरह अब एक इंटरम गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में आना चाहिए। अच्छे प्लेयर्स, अच्छे पॉलिटिशियंस जो कि इस पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव को माइंड में रखे। आपने रीजनलिज्म के हवाले से बात की और आपने जिक्र किया चीन का, तो चीन का तो ज़ाहिर एक किरदार हमेशा रहा है और इस खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर नजर दी। और हमने ये भी देखा कि गुज़श्ता दिनों तालिबान का जो मुफाहमती मुज़ाकिराती जो ग्रुप है, उनके जो सरबराह अब्दुल गनी बिरादर, उन्होंने चीन का दौरा किया, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से मिले और उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर होती है तो सीपेक को अफगानिस्तान तक आगे ले जाया जा सकता है। अफगानिस्तान की भी ख्वाहिश है या वहाँ का जो मुज़ाकिराती वक्त था उसकी भी ख्वाहिश है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि मौजूदा जो हुकूमत है, यानी जो अशरफ गनी की हुकूमत है, कि उनकी तरफ से ऐसी किसी ख्वाहिश का या किसी इनिशिएटिव का इजहार किया गया। फरीदुल्लाह खान साहब, हम एक और जाविये से अगर इस सारी सूरत हाल को देखें, हम देखते हैं, हम चूंकि खित्ते पर असरात के हवाले से बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मुल्क में बदकिस्मती से या हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे कुछ अनासर वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि जो मौजूदा हालात का रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, वो अशरफ गनी से ज्यादा अशरफ गनी के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। नतीजतन वो ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं कि जो बदकिस्मती से हकीकत पर मबनी नहीं होती, लेकिन वो एक ज़ाहिर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जिससे सूरत हाल खराब होती। इन अनासर के बारे में और फिर मीडिया के किरदार के हवाले से भी आप फरमाइए। देखिए, मीडिया, जहाँ तक पाकिस्तानी मीडिया है, मेरी नज़र में हमेशा पाकिस्तानी मीडिया ने वो किरदार अदा किया है जिसके ज़रिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल हों, और जिसकी वजह से आप देखिए कहीं भी आपको अशरफ गनी के ख़िलाफ़ या अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान की किसी और नस्ली ग्रुप के ख़िलाफ़ कोई भी किसी किस्म के प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरह का कोई, हमेशा पाकिस्तानी मीडिया ने यही कहा है कि अफगानिस्तान का मसला अफगान ही हल करें, और उसके लिए पाकिस्तान ने शुरू के दिन से पाकिस्तान कोशिश करता रहा है। लेकिन फिर वही बात आती है कि अफगान मीडिया जो है वो किसी और के कंट्रोल में है, वो किसी और के ज़ेर असर है। उनके जो एंकर है, जो रिपोर्टर्स हैं या जो टॉप लीडरशिप है उनके, वो ट्रेंड हुए हैं इंडियन उससे इदारों से जी, और इंडिया मीडिया में भी इन्वेस्ट कर रहा है ना वहाँ पे, तो इंडिया ने तो डायरेक्ट इन्वेस्ट की है। और
अब से नहीं बल्कि एक बहुत पहले से, जब अफगानिस्तान पीसफुल था, उस वक़्त से इंडियन मीडिया का, खासकर फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा असर था अफगानों पर। और आपने देखा भी होगा कि अफगानिस्तान में जब पीस था, जब अमन था, तो उस वक़्त यहाँ के जो सिनेमा घर हैं उसमें ज़्यादातर इंडियन फिल्में और इसी तरह वो दिखाई जाती है। आज भी अफगानिस्तान के ज़्यादातर जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वो लिंक्ड हैं इंडियन चैनल्स के साथ, डब किए हैं उसको पश्तो, दरी और फारसी में उनके प्रोग्राम्स को। तो एक तरह से जो लोगों के जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा वो कर रहा है वो स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा है। आप उनकी एडवर्टाइजमेंट देखिए तो उसमें अफगानिस्तान का कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, वो मल्टी नेशनल कंपनी जिनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। मतलब इंडिया एक बड़ा मुल्क है, इससे इनकार, अगर वहाँ एक लिपस्टिक उसकी भी पब्लिसिटी की जाए तो उसके असरात होंगे। तो वो अफगानिस्तान में वो पब्लिसिटी अफगान और ये जो फरीदुल्लाह खान साहब ये जो अनासर की हमने बात की ना कि वो यार मीडिया में भी ऐसे हमें लोग नजर आते हैं कि जो गैर जरूरी तौर पे एग्जेजरेशन करते हैं और ऐसा तासुर देते हैं कि जैसे पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता किसी अशरफ गनी की हुकूमत का किसी के खिलाफ है और वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। उनके बारे में भी जरा तजज़िया फरमाइएगा कि रहते वो पाकिस्तान में लेकिन वफादारियाँ उनकी अशरफ गनी के साथ हैं। देखिए, हर किसी के अपने ज़ाती मफादात भी होते हैं और उस मफादात के लिए बाद लोग वो कहते हैं ना कि 1 किलो गोश्त के लिए पूरी भैंस भी ज़बह करने वो करते हैं। इसी तरह हम में भी ऐसे लोग हैं, हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं, हर इदारे में ऐसे लोग हैं कि रहते तो यही है, लेकिन और मैं खुल के कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, रहते यहाँ हैं, खाते पीते यहाँ हैं, लेकिन उनकी वफादारी किसी और मुल्क के साथ सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक नहीं है, दीगर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, इवन बात तो ऐसे हैं कि वो अमरीकी और यूरोपियन ममालिक की जुबान बोलते हैं और उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं। उनका मफादात जिस तरह अफगानिस्तान में है इसी तरह ऐसे लोग यहाँ भी हैं जिनके मफादात यहाँ इस मुल्क के लिए नहीं है। उनका सिर्फ ये है कि यहाँ से पैसा उठाओ, बाहर भेजो, वहाँ पे कारोबार, ये तो मुनासिब नहीं है। नहीं तो ऐसे लोग हैं ना, ये तो हकीकत है। हर उसमें डिपार्टमेंट में, हर शोबे में, हर इलाके में, अफगानिस्तान में भी ऐसे लोग जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेलीविजन और जो इंडियन मतलब मालिक तो अफगान है ना, जो किसी टीवी चैनल का, लेकिन स्पॉन्सर्ड है किसी और से। या आप देखिए अमरीकी की मफादात, कितने पश्तो रेडियो चैनल थे जो VOA के साथ वो के लिए और क्या कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से कोई बात करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह खान साहब आपका, इमरान खान साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फरीदुल्लाह खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। आखिर में सिर्फ एक बात यहाँ पे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ हस्बे मामूल कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से हमेशा से वाज़ेह रहा है और एक मरतबा फिर ये वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई भी ताकत, चाहे वो तालिबान हो या कोई भी हो, अगर वो बज़ोरे शमशीर या ताकत के बल बोते पे काबल पे कब्जा होता है उनका या वो काबिज होते हैं तो पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन ये तासुर भी गलत है कि पाकिस्तान वहाँ पे किसी ऐसी डले की यहाँ पे जो धड़े हैं उनकी जो पुष्टपनाही कर रहा है या उनकी सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। होना ये चाहिए कि अफगान अवाम और हुकूमत और जितने भी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं आपस में मिल के इस मसले का कोई हल निकाले और उनको ये भी सोचना होगा कि भारत जैसे स्पॉइलर की जो हमेशा से उनकी कोशिश होती है कि खित्ते में बदअमनी रहे और उनके मफादात का और उनके इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ हो, उन पर नज़र भी रखे और उस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो भी लोगों के भी सामने लाए और कोशिश करे कि अवाम के दरमियान पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है वो उसमें मोहब्बत बढ़े और उसमें वफादारी का भी अंसर हो और उसमें भाईचारे का जो अंसर है वो नुमाया रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।